में कोरोना वायरस की नई किस्म का तेजी से फैलाव। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस का नोटिस ले लिया। एनसीओसी को फौरी तौर पर बहाल करने की हिदायत। वजारत कौमी सेहत से मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। इमरान खान ने रियासती इदारों को निशाने पर रखा हुआ है। अगर रास्ता ना रोका गया तो संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। मुल्क और कौम में मुनाफरत पैदा करने का मज़मूम अमल बंद किया जाए। जिस सफीर से मरासला मंसूब किया जा रहा है वो खुद जानकर हैरान रह गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। गुज़श्ता हुकूमत ने मजमूई कर्जों की शरह में 80% से जायद का इजाफा किया। आइंदा आने वाली नस्लों को भी गिरवी रख दिया क्या? सस्ती तरीन गैस ना खरीद कर मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया क्या? झड़लों और धांधली की पैदावार हुकूमत से आईनी तरीके से जान छुड़ाई गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। कौमी सलामती इदारों के खिलाफ नाजेबा और नाशाइस्ता मुहिम के खिलाफ कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। मनगढ़ंत इल्जामात और बयानात की शदीद मजम्मत। कौमी इदारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के ज़ामिन हैं। करारदाद का मतन। गुज़श्ता 4 साल में मीडिया से की गई ज़्यादतियों का इजाला करेंगे। ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से मामलात पर तवज्जो मरकूज है। मॉर्निंग शोज के मवाद को भी मॉनिटर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ऐवान में इज़हार ख्याल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर NDMA की जानिब से अफगानिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की दूसरी खेप खैमे, आटा, चावल और चीनी पर मुश्तमिल सामान C-130 तैयारे के जरिए मज़ार शरीफ भेजा गया। इमदादी सामान की पहली खेप 7 मई को अफगानिस्तान भेजी गई थी। वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म। इक़्तिसादी राबता कमेटी की वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज की तौसीह की मंजूरी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो का आटे का थैला 950 से कम करके 800 रुपए, चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो, घी पर 190 रुपए फी किलो सब्सिडी देने की मंजूरी। हुकूमत पाकिस्तान ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए गवर्नर की तैनाती तक पंजाब असम्बली के स्पीकर कायम मकाम गवर्नर के फराइज अंजाम देंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का शादियों पर वन डिश की पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। वन डिश पर पाबंदी के कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की सदारत में ऑरेंज लाइन BRT मंसूबे से मुतल्लिक इजलास। वज़ीर आला की मास ट्रांजिट अथॉरिटी को मंसूबा मई के आखिरी हफ्ते तक मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध में नहरी पानी की किल्लत। बालाई इलाकों में कम बारिशों के बाद दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोठरी बैराज के मकाम पर पानी की शदीद किल्लत। कपास, चावल और दूसरी फसलों की पैदावार में कमी का इम्कान। हुंजा में सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत की जानिब से खैमा बस्ती कायम। मुख्तलिफ फलाही इदारों की जानिब से मुतासरीन के लिए इमदाद भी पहुंचाई जा रही है। हुकूमती और सियासी रहनुमाओं का मुतासरीन कैंप का दौरा, मुतासरीन से मुलाकातें। मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल रोज का मामूल बन गए। गुज़श्ता रोज शुपैया में फायरिंग से जख्मी होने वाला शहरी शहीद हो गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आलमी बरादरी से निहत्ते कश्मीरियों की हालत इज़ार का नोटिस लेने का मुतालबा। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में सिख फॉर जस्टिस की जानिब से 6 जून को खालिस्तान रेफरेंडम की कॉल। रियासत में पुलिस हाई अलर्ट, रियासती सरहदें भी बंद। हिमाचल प्रदेश की असम्बली की इमारत पर खालिस्तान के परचम लहरा दिए गए।
भारतीय स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर आ गया। करेंसी मार्केट की तारीख में पहली मर्तबा डॉलर 77 रुपए से तजावुज कर गया। श्रीलंका में माशी बहरान के खिलाफ मुजाहिरों में तेजी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 8 हो गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजपक्से और मुतअद्दिद अरकान पार्लियामेंट के मकानात नजर आतिश। मुश्तइल हुजूम के हाथों मारे जाने के खौफ से हुक्मरान जमात के रुकन असम्बली ने खुदकुशी कर ली। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $8 कमी से $104.07 फी बैरल पर आ गई। आलमी मंडी में कुदरती गैस की कीमत में भी 12% कमी। वेस्ट इंडीज ने दौरा पाकिस्तान के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। निकोलस पुरान टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। मैचेस 8, 10 और 12 जून को रावलपिंडी में शेड्यूल है। इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तानी बल्लेबाज शान मसूद ने प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अपने नाम कर लिया। बाएं हाथ के ओपनिंग बैटर ने डर्बीशायर की नुमाइंदगी करते हुए 2 डबल सेंचुरियां स्कोर की। और मराकश के रेगिस्तान में मुश्किल तरीन माउंटेन बाइक रेस का आगाज। 6 मराहिल पर मुश्तमिल रेस का पहला मरहला स्पेन के फ्रांसिस्को हेरेरो के नाम रहा। खवातीन में एना रामिरेज फाते रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क में ओमिक्रॉन वायरस की नई साख्त के बढ़ते हुए केसेस का नोटिस ले लिया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी तौर पर NCOC को बहाल करने की हिदायत की है। उन्होंने वजारत कौमी सेहत से मौजूदा सूरत हाल के हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुज़श्ता हुकूमत के बयानिए ने कौम को तकसीम किया। रियासती इदारों पर इमरान खान की तनकीद तौहीन आमेज और ख़तरनाक है। धांधली की पैदावार हुकूमत को मुकम्मल जमहूरी अंदाज में रुखसत किया। गुज़श्ता हुकूमत में मुल्क के मजमूई कर्जों की शरह में 80% से ज़ायद इजाफा करके आने वाली नस्लों को भी गिरवी रख दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के कौमी असम्बली में खिताब की तफसील मोहम्मद मज़हर अब्बास से जानिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान नियाज़ी ने एक बार फिर रियासती इदारों के खिलाफ बात की, जिसके नतायज बहुत खतरनाक हो सकते हैं। खुदारा इस मुल्क और कौम में मुनाफरत पैदा करने का मज़मूम अमल बंद करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि PTI की क़यादत को आईनी तरीके से ना रोका गया तो हालात खराब होने का अंदेशा है। उन्होंने खुद जो जहर उगला है इदारे के बारे में, पाकिस्तान के खिलाफ ये एक साजिश है, उस इदारे के खिलाफ एक साजिश है। अगर इसको आइन और कानून के रास्ते से ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता जनाब स्पीकर, ये मुल्क अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये फिर शाम और लिबिया की एक बदतरीन भयानक तस्वीर बन जाएगा। खुदारा ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, हजरत कायद आज़म की अजीम तहरीक और लाखों मुसलमानों की जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनके खून के बदले ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है। अगर इसको आइन और कानून के दायरे में रहकर सख्ती से ना रोका गया तो खुदा न खास्ता इस मुल्क में एक बहुत ज़्यादा एक भूचाल आ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि जिस सफ़ीर के नाम मरासला मंसूब किया गया वो खुद मुदाखलत और साजिश का सुनकर हैरान हुए। कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में सफ़ीर ने बताया कि ख़त में साजिश का कोई उनसर न था। ख़त NSC में पढ़ा भी गया और फिर जब एलामिया जारी हुआ तो उसमें जो आखिरी जुमला हर बात कह देता है कि साजिश का कोई दूर दूर तक कोई ना सबूत है न कोई निशान है। अगर धमकी को ले लें तो
ہر روز ہم ہندوستان کی حکومت کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، تو کیا وہ سازش ہے؟ خود عمران نیازی نے یہ کہا تھا کہ مودی کو میں مبارکباد دیتا ہوں، وہ آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، اس نے پھر فون تک نہ لیا۔ یہ دھمکی کی تاریخ تو بہت لمبی ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس میں سازش کا عنصر جناب اسپیکر کہاں سے نکلا؟ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے آئل اور گیس وقت پر نہیں خریدے اور بجلی کے کارخانوں پر کوئی توجہ نہیں دی، جس کے باعث لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سنبھالنے کے بعد بجلی کے بند کارخانوں کو دوبارہ چلایا۔ میاں نواز شریف کی حکومت میں ایک ایس او پی بنایا گیا تھا کہ ان کی جو مرمت ہے، ریپیئر مینٹیننس، اس کو سردیوں میں کرایا جائے تاکہ لوگوں کو لوڈ شیڈنگ زیادہ تنگ نہ کر سکے۔ مگر شومی قسمت، کیا کیجئے اس نالائق ترین اور کرپٹ حکومت کا کہ جنہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور گرمیوں میں وہ پلانٹس بند تھے جس کو اب ہم آہستہ آہستہ چلوا رہے ہیں، اور گیس کا بھی ہم نے بلاخر انتظام کیا ہے اور اس کے ٹینڈر ہم نے کیے اور اس کی گیس کے ہم نے جہاز خریدے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ریاستی اداروں نے عمران خان نیازی کو مکمل تعاون فراہم کیا، لیکن وہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ایوان زیریں نے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف نازیبا اور ناشائستہ مہم پر مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ آئین اور آئینی اداروں کا تحفظ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ عمران خان مذہب اور امریکہ سمیت تمام کارڈز استعمال کر کے بھی ناکام ہے۔ تفصیل بتائیں گے آپ کو نمود مسلم۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہوا۔ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف نامناسب الفاظ کی استعمال کی مذمتی قرارداد پارلیمانی امور کے وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ قومی سلامتی کے ادارے ملک کے تحفظ اور سلامتی کے ضامن ہیں، ان کے خلاف من گھڑت الزامات لگانا اور بیان قابل مذمت ہیں۔ ایوان نے سپریم کورٹ کے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے فیصلوں پر عمل درآمد اور بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے ڈاکٹر رمیش کمار کی سربراہی میں ٹاسک فورس قائم کرنے کی قرارداد بھی منظور کر لی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی افواج پاکستان سے محبت میں پنہاں ہے۔ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنی افواج پاکستان پر فخر کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور چٹان کی طرح اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ان کی کسی طریقے سے بھی ان پر جو بھی حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا، خواہ سوشل میڈیا میں یہ کسی میں، وہ پاکستان کے عوام کی توہین کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ آئین کے تقدس کو بحال رکھنا اداروں کا فرض ہے جس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ ادارے جو ہیں آئین کا تحفظ کریں گے، یہ اس کو ریک کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے جو افواج ہیں، پاکستان کے جو سیکورٹی ادارے ہیں، وہ پاکستان کی دفاع کے ضامن ہیں۔ اس نے مذہب کو بگاڑا، سیاست کو بگاڑا، اخلاق کو بگاڑا، لوگوں کو گالی دینا سکھایا۔ اس نے اس ملک کی، اس معاشرے کی تمام تر روایات کی دھجیاں بکھیر دیں۔ اس نے ایک دفعہ نہیں، پچھلے 3-4 مہینوں میں کئی بار کوشش کی ہے کہ اس ادارے کے اندر دراڑیں ڈالیں۔ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ وعدے پورے کرنے کے بجائے 4.25 سال ملکی خزانہ لوٹا جاتا رہا۔ اگر وہ اپنے کسی کارنامے کا ذکر کریں کہ میں نے 50 لاکھ گھر بنا دیے ہیں، 1 کروڑ نوکری دے دی ہے، اور 200 ارب ڈالر جو ہے واپس لا دیے ہیں، اور 100 ارب ڈالر جو ہے اس سے قرضے ایڈجسٹ کیے ہیں، 100 ارب ڈالر جو ہے وہ IMF کے منہ پہ مارا ہے، ایسی کوئی گفتگو نہیں وہ کر رہے ہیں۔ نہ وہ مہنگائی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، نہ کسی اور کارنامے میں، نہ کوئی سڑک، نہ کوئی پاور پلانٹ۔ ہاں، اور بہت سی کمائیاں ہوئی ہیں، انہوں نے بھی کمائیاں کی ہیں، ان کے قریب ترین لوگوں نے بھی کمائیاں کی ہیں۔ دوائیوں میں کمائیاں، چینی، آٹا، گندم، ہر چیز میں کمائیاں، ان کو لہروں گلہریں گننے پہ اگر بٹھا دیتے اس میں بھی یہ کمائیاں کرتے۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے وقفہ سوالات میں کہا کہ الیکٹرانک میڈیا پر ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے، جس کے تحت مواد کی نگرانی کی جاتی ہے۔ پیمرا میں ایک بڑا ایفیکٹو میکنزم موجود ہے کہ جو اس کو مانیٹر کرتا ہے، اور کوڈ آف کنڈکٹ جو پیمرا کا 2015 کا ہے
اس میں بھی اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے. ڈفرینٹ اس کے اندر سیکشنز ہیں. ان سیکشنز کے علاوہ جو قانون ہے اس کے علاوہ جنرل پبلک کی ایکسیس اس کمپلین سسٹم کو دینے کے لیے ایک ٹول فری نمبر بھی دیا جاتا ہے, جس میں اگر کوئی ایسی چیز جو رپورٹ نہ ہوئی ہو یا مانیٹر نہ ہوئی ہو اس کے اوپر ایکشن لیا جا سکے اور کمپلین کر سکتی ہے. موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شہیر رحمان نے کہا کہ بلین ٹری سونامی منصوبے پر تحفظات ہیں. گزشتہ حکومت نے کلائمیٹ کونسل کا ایک بھی اجلاس طلب نہیں کیا. جہاں تک بلین ٹری سونامی کی بات ہے وہ کے پی کا پروجیکٹ تھا اور وہ ابھی تک چل رہا ہے. اس کے جو آپ نے جوابات دیکھے ہوں گے اس پر میں نے آلریڈی تحقیقات آرڈر کر دی ہیں کہ یہ کہاں تک پہنچا. اور جو اس کے بعد 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ ہے وہ دوسرا ہے. اس میں بھی جیو اسپیشل مانیٹرنگ کرنی پڑے گی اور اس پر میں سمجھتی ہوں ایک تحقیقاتی کمیٹی بیٹھنی چاہیے. تخفیف غربت کی وزیر شازیہ عطامری نے کہا کہ 8.5 لاکھ لوگوں کو BISP پروگرام سے تحقیق کے بغیر نکال دیا گیا. انہوں نے کہا کہ سابق حکومت نے بے نظیر کارڈ کو احساس کا نام دے کر سیاست کی. ہم بلا تفریق حقداروں تک یہ رقوم پہنچائیں گے. توجہ دلاؤ نوٹس پر وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کے وظائف اور واجبات جون تک ادا کر دیے جائیں گے. ایک اور نوٹس کے جواب میں سمندر پار پاکستانیوں کے وزیر اسرار ترین نے کہا کہ EOBI کے پینشنرز کو 8,500 روپے ماہانہ ادا کیے جا رہے ہیں. بورڈ کا جو بھی فیصلہ ہوگا عمل کریں گے. نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر NDMA کی جانب سے افغانستان کے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کی دوسری کھیپ بھجوا دی گئی ہے. آٹا، چاول، چینی اور ٹینٹ پر مشتمل سامان کی دوسری کھیپ پاکستان ایئر فورس کے C-130 طیارے کے ذریعے مزار شریف پہنچائی گئی. رپورٹ کریں گے ذیشان علی بھٹی. پاکستان کی طرف سے افغانستان میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے پاکستان ایئر فورس کے خصوصی طیارے کے ذریعے افغانستان میں بارشوں اور سیلاب متاثرین کے لیے امدادی اشیاء کی دوسری کھیپ مزار شریف پہنچا دی ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خصوصی ہدایات جاری کی تھی کہ افغانستان میں جو حالیہ بارشوں سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس سے نمٹنے کے لیے افغانیوں کی مدد کی جائے. اور پاکستان کی جانب سے یہ امدادی سامان بھیجنے کا مقصد جو ہے وہ اس مشکل وقت میں افغانستان کے عوام کے مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بھرپور اظہار یکجہتی بھی کرنا ہے. مجموعی طور پر اب تک امدادی سامان میں 4 ٹن آٹا، 2 ٹن چاول، 1 ٹن چینی اور 200 ٹینٹس مزار شریف پہنچائے جا چکے ہیں. امدادی سامان کی پہلی کھیپ 7 مئی کو روانہ کی گئی تھی. ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا. اس موقع پر چیئرمین FBR عاصم احمد اور دیگر اعلیٰ افسران نے وفاقی وزیر کا استقبال کیا. وفاقی وزیر کا وزارت خزانہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد FBR کا یہ پہلا دورہ ہے. اس موقع پر وزیر خزانہ کو FBR کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ صرف جلسوں کی بنیاد پر الیکشن نہیں جیتے جا سکتے. تحریک انصاف نے ملکی اداروں کا بیڑا غرق کیا ہے. فیصل آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک کا بیڑا غرق کرنے والے نااہل امریکی سازش کے جھوٹے بیانیے کے پیچھے نہیں چھپ سکتے. وہ اپنی 4 سالہ کارکردگی بتانے سے ڈرتے ہیں. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سابقہ حکومت نے 4 سال میں عوام کو تنگ کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ڈالر کو 116 روپے سے 180 روپے پر پہنچانے والوں کو ملکی معیشت کی تباہی کا حساب دینا ہوگا. ہم پورے ملک میں تلاش کر رہے ہیں کہ یہ بدبخت حکومت جو 4 سال بعد فارغ ہوئی ہے اس نے کون سے منصوبے شروع کیے تھے جو اب مکمل ہو کے جن کا افتتاح کیا جا سکتا ہے. تو آپ یقین کریں کہ ہمیں کوئی منصوبہ ان کا مل نہیں رہا. وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم نے حکومت سنبھالی تو ملک بڑے نازک موڑ پر تھا. انہوں نے کہا کہ ہم مسائل کے باوجود عوام کی خدمت کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس مرتبہ گندم کے کم پیدا ہونے کی وجہ کسانوں کو بروقت کھاد کا نہ ملنا ہے جو سابقہ حکومت کی بدعنوانی اور حکمت عملی کے فقدان کی وجہ سے ہوا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ کہاں سوئے ہوئے تھے کہ مسلسل جو ہے وہ اینگرو یوریا کھاد جو ہے وہ ساری باہر چلے گئی اور وہاں پہ جا کے ایک بوری کے اوپر جو ہے 6-7 ہزار روپے کمایا گیا.
वफाकी वजीर दाखिला ने पेंसरा में भी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और अवामी मसाइल को हल करने के लिए हुकूमती तरजीहात से मुतालिक आगाह किया। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। पाक फौज के रिटायर्ड अफसरान का कहना है कि इमरान खान ने फौजी क़यादत पर इंतहाई गलत और भोंडे इल्जामात लगाए हैं। रिपोर्ट करेंगे शाहरुख शफी। इमरान खान के फौज की क़यादत और इदारों पर इल्जामात को रिटायर्ड फौजी अफसरों ने मुस्तरद करते हुए कहा है कि अफवाज पाकिस्तान और उसकी क़यादत के लिए हम मुत्तहिद हैं। हम सब कुछ हो सकते हैं लेकिन गद्दार नहीं। रिटायर्ड अफसरों ने कहा कि पाकिस्तानी फौज का हर अफसर और जवान दिफाए वतन के लिए आहनी दीवार है। उनका कहना है कि हम फौज के खिलाफ हर साजिशी इल्जाम को मुस्तरद करते हैं। अफवाज पाकिस्तान का सिपह सालार कौम का फख्र है। पाकिस्तान का मुहाफिज अल्लाह ताला है और उसके बाद पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, खास तौर पर पाकिस्तान आर्मी है। दुश्मन की अज़ल से ये ख्वाहिश रही है कि वो फौज और अवाम के दरमियान दरार पैदा करे, मगर हमने दुश्मन को इस ख्वाहिश में कामयाब नहीं होने देना। कुछ लोग जो है यहाँ डिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं और वो जो है पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में बेचैनी और बदनज़मी पैदा हो रही है। मेरी तमाम आवाम से दरख्वास्त है कि आप लोग जो है खबरों पे यकीन ना करें। आजकल कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे पाक फौज के खिलाफ गलत किस्म का प्रोपेगेंडा जारी है। पाक फौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। हमारे पाक फौज की बदौलत आज पाकिस्तान दुनिया के पुरअमन ममालिक में शामिल हो गया है। प्रोपेगेंडा मुहिम है, उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, अपील भी करते हैं कि खुदारा सियासत में बाकी चीज़ों में पाक फौज को ना घसीटें। ये टीवी पे आजकल डिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है, आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। इंशाल्लाह हम इसे कामयाब होने नहीं देंगे। आजकल कुछ लोग सोशल मीडिया पर बेबुनियाद और मनगढ़ंत अफवाहें फैला रहे हैं। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि आप इन अफवाहों पे यकीन करने से पहले इनकी तस्दीक जरूर करवाएं। इमरान खान जब इक्तदार में थे तो वो कहते थे कि जनरल बाजवा जमहूरी हुकूमत के साथ खड़े हैं। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। फौज एज एन इंस्टीट्यूशन की इस मुल्क को बहुत जरूरत है। पाकिस्तान की फौज माशाअल्लाह एक दुनिया में मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। पाक फौज वाजे कर चुकी है कि मुल्क के बेहतरीन मफाद में मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू से दूर रखा जाए। बाज़ सियासी रहनुमा, सहाफ़ी और तजियाकारों की जानिब से गैर मुसद्दिका, हतकमेज़ और इश्तिआल अंगेज बयानात इदारों के मफाद में नहीं। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। इक्तिसादी राबता कमेटी ने 20 किलो आटे का थैला 950 से कम करके 800 रुपए और चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो करने की मंजूरी दे दी है। कमेटी का इजलास वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। ईसीसी ने पिछे हुए तबके के लिए वजारत सनअत व पैदावार की रमजान रिलीफ पैकेज के तहत आटे और चीनी की कीमतों पर नजरसानी की असम्बली की मंजूरी दी। इसी हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट। जी हसन, आगाह कीजिएगा। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने आम आदमी के ऊपर महंगाई के बोझ में कमी के लिए जो खुसूसी तौर पर रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया गया था, जिसके तहत जो 20 किलो आटे का थैला है वो 950 के बजाय 800 रुपये में फ़राहम किया जा रहा था। इसी तरह चीनी के ऊपर 15 रुपये की रायत दी जा रही थी। 85 रुपये फ़ी किलो के बजाय 70 रुपये जो है वो फ़ी किलो आवाम को चीनी फ़राहम की जा रही थी। ये जो रमज़ान का खुसूसी रिलीफ पैकेज है इसको अब जून तक जो है वो तोसी कर दी गई है और इससे आवाम के ऊपर जो है वो महंगाई के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी, उनका समाजी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनेगा। और यहाँ पर मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि जो घी है उसके ऊपर भी 190 रुपये की जो है वो सब्सिडी दी जा रही है। इन तमाम इक़दामात का मकसद यही है कि आवाम के ऊपर जो ये महंगाई की जो एक लहर आई है जो जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, हम देख रहे हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर जो है वो बदतरीन जो है वो महंगाई देखी जा रही है। कई दहाइयों के जो हैं वो महंगाई के रिकॉर्ड जो हैं वो टूट रहे हैं। तो ये जो लहर है इसके मनफी असरात से आवाम को महफूज रखने के लिए ये जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के जो
जो इकदामात हैं इनके बड़े जो है वो मुफीद नताइज सामने आएंगे। जी बहुत शुक्रिया हसन हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63(1) की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत शुरू हो गई है, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है। मजीद आपको बताएं कि पीटीआई के वकील बाबर अवान के दलाइल इस वक्त जारी हैं। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान आरिफ भट्ट से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी रिजवान आरिफ भट्ट, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63(1) की तशरीह के हवाले से जो सदारती रेफरेंस है उस पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है। इस केस में अभी फिल वक्त पीटीआई के जो वकील हैं बाबर अवान, उनकी जानिब से जो है वो दलाइल दिए जा रहे हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ जो अदालती फैसले हैं उनका हवाला भी दिया जा रहा है। अभी तक जो बाबर अवान का जो मौक़िफ़ है उनका यही मौक़िफ़ है कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनकी रुकनियत जो है और उनको ताहयात नाहल जो है वो किया जाए, उनकी रुकनियत मुअत्तल भी की जाए और उनको ताहयात नाहली की जानिब भी लेकर जाया जाए। इस हवाले से बाबर अवान जो है, जो पीटीआई के वकील हैं, वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपने दलाइल दे रहे हैं। गुज़श्ता समाअत की अगर मैं बात करता चलूँ तो गुज़श्ता समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जो है अहम रिमार्क सामने आए थे। उन्होंने चीफ जस्टिस का ये कहना था कि एक तवील अरसे से हमने इस केस को जो है ये टेकअप किया हुआ है, क्योंकि ये केस जो है ईद से कबल चल रहा है। सदारती रेफरेंस है, इस पर जो है समाअत जो है वो जारी है ईद से कबल भी। और चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि हम इस केस को मज़ीद जो है वो ताख़ीर नहीं करना चाहते, जल्द अज जल्द चाहते हैं कि इस केस का फैसला हो जाए। इस केस में पहले क्योंकि जो साबिक अटॉर्नी जनरल थे खालिद जावेद खान साहब, उनकी जानिब से जो है वो मुख्तलिफ दलाइल दिए गए थे, उनका एक अपना मौक़िफ़ था। लेकिन उसके बाद अब दोबारा जो नए अटॉर्नी जनरल आए हैं इश्तर साफ, उनकी जानिब से भी ये ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि वो भी अदालत में अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करना चाहते हैं, जिस पर गुज़श्ता समाअत पर भी बात हुई कि अदालत ने भी इस चीज़ पर दिलचस्पी का इजहार किया कि वो भी अदालत भी जो है, जो नए अटॉर्नी जनरल हैं इश्तर साहब, उनकी जानिब से जो दलाइल दिए जाएंगे उनका बेसब्री से जो है वो इंतज़ार कर रही हैं। आज की समाअत में मज़ीद जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट पेशरफ्त होगी तो हम अपने नाज़रीन से आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया रिजवान आरिफ आपका। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63(1) की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त आपको बताएं कि वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। वफाकी काबीना के इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास है, उसकी सदारत कर रहे हैं। आपको बताएं कि वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कर रहे हैं। उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है, जिसमें एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। फिल वक्त आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने आवाम को रिलीफ देने के लिए शादियों पर 1 डिश की पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया है। आला सतह इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि लाहौर समेत पंजाब के हर जिले में 1 डिश पर पाबंदी के कानून पर मुकम्मल अमल कराया जाए और खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि 1 डिश पर पाबंदी के कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस इक़दाम से आम आदमी और सफ़ेद पोश तबके को रिलीफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत आम आदमी की हुकूमत है, हम हर वो कदम उठाएंगे जिससे आम आदमी और सफ़ेद पोश तबके की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हों। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि इंतज़ामिया 1 डिश पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक किरदार अदा करे। इस कानून पर अमल दरामद का रोज़ाना की बुनियाद पर खुद जायज़ा लूँगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि इमरान खान ने गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान मुल्क को माशी बदहाली और इंतशार के सिवा कुछ नहीं दिया। लोगों से झूठ और फरेब पर इमरान खान को अवामी अदालत में जवाब देना होगा। वो पाकपतन में मीडिया से बात कर रहे थे। वज़ीर आला की हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री और दीगर मसरूफियात की तफसील आपको बताएंगे ताहिर कलासरा। पंजाब के वज़ीर आला मोहम्मद हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान खान को आईन और कानून के साथ खिलवाड़ करने और इदारों पर तनकीद करने का जवाब देना होगा। वज़ीर आला ने कहा कि ये हारा हुआ शख्स पहले आईन तोड़ता है और फिर कहता है अदालतें क्यों खुली, कौम इस नाइंसाफी का हिसाब लेगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान के 4 सालों में अवाम से किए गए तमाम वादे झूठे साबित हुए। कि पिछले 4 सालों में इस शख्स ने इंतशार, इंतकाम के अलावा कौम को क्या दिया है। और ये जो जहर आलूदा गुफ्तगू पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ है,
अवाम की अदालत में इसको जवाब देना होगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि महंगाई और गुर्बत ने अवाम को ज़हनी मरीज बना दिया है। इनके मुआशी मसाइल का हल निकालेंगे और उन्हें हर शोबे में रिलीफ देंगे। इससे पहले वज़ीर आला हमजा शहबाज ने नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली मियां नवीज से उनके वालिद के कत्ल पर ताज़ियत की। उन्होंने मरहूम के लिए फातह खानी की और उनकी सियासी खिदमात को सराहा। वज़ीर आला ने कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़मान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर आला ने पाकपतन में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया और वहाँ मरीजों को दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने हजरत बाबा फरीद गंज शकर के मज़ार पर भी हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौका पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खसूसी दुआ भी की गई। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। आइन की पासदारी 22 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में फितना और इंतशार की इब्तदा 2014 के धरने से हुई। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्लियामेंटेरियंस पर आइन की बालादस्ती की अहम जिम्मेदारी है। दुश्मन चाहता है कि पाकिस्तान में अफरा तफरी और बदअमनी हो। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाना है। एक डिप्टी स्पीकर आइन से खिलवाड़ करता है, अदमे एतमाद की तहरीक को ख़त्म करता है, तो 10 सेकंड के वक्फे से उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर असेंबलियां तोड़ने का ऐलान कर रहा होता है। जब उसको चैलेंज हुआ आला अदलिया में और आला अदलिया की जजमेंट के बाद क्या काम रुक गया? वो साजिश रुक गई? नहीं रुकी। आइन तोड़ना, अगर वर्दी के बगैर कोई तोड़ता है तो आर्टिकल 6 उस पर भी हरकत में आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ नाअहली के रेफरेंसेस पर केस की समाअत हुई, जबकि PTI की जानिब से अरकान कौमी असम्बली के मुनहरिफ होने से मुतल्लिक मवाद इलेक्शन कमीशन में पेश कर दिया गया। केस के हवाले से मजीद तफसील जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा सदफ अफजल से। जी सदफ। जी, इलेक्शन कमीशन में आज PTI के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि PTI ने अरकान कौमी असम्बली के मुनहरिफ होने के खिलाफ मटीरियल जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जानिब से मुनहरिफ अरकान के खिलाफ हलफनामे भी इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए हैं। जो मुनहरिफ अरकान के वकला हैं उन्होंने PTI के जो शवाहिद जमा कराए गए हैं उन पर एतराज़ उठा दिया है। मुनहरिफ अरकान के जो वकला हैं उनका ये कहना था कि पहले इस केस के काबिल समाअत होने पर फैसला जो है वो किया जाए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप जल्द अज जल्द दलाइल दें, इस पर फैसला हम सुना देंगे। केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हो गई है। अगर हम बात करें पंजाब के अरकान असम्बली की, तो पंजाब के अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को आज जवाबात जो हैं वो जमा करा दिए गए हैं। इसके अलावा जो केसेस पर जो दलाइल हैं पंजाब के अरकान असम्बली के, वो 13 मई को सुने जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका सदफ। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि पायदार तरक्की के अहदाफ पर अमल दरामद के लिए कोशिशों को तेज करने के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव एक मुफीद प्लेटफॉर्म है। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के वर्चुअल इजलास का खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए मुनासिब वसाइल को मुतहर्रिक करे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी बरादरी मौसमियाती फाइनेंस में सालाना कम अज़ कम $10 अरब फराहम करने के अज़्म को पूरा करे। वज़ीर ख़ारजा ने चीन के साथ अपनी मौसमी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में ऑरेंज लाइन BRT मंसूबे के हवाले से कराची में इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध ने मास ट्रांजिट अथॉरिटी को हिदायत की है कि मई के आखिरी हफ्ते तक इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाए, ताकि इस माह के अख्ताम पर यह मंसूबा आवाम के लिए खोला जा सके। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने इजलास को बताया कि 2 रोया BRT ऑरेंज लाइन की लंबाई 3.8 किलोमीटर है, जिस पर 5 बस स्टेशन है। इजलास को बताया गया कि ऑरेंज लाइन औरंगी से KDH औरंगी तक है, जिसका काम 95% तक मुकम्मल हो चुका है। 20 BRT बसों के लिए SIDCL को अदायगी की जा चुकी है। बलाई इलाकों में कम बारिशों के बायस दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोठरी बैराज के मकाम पर पानी की शदीद किल्लत हो गई है, जिससे कपास, चावल और दूसरी फसलों की पैदावार में कमी का इम्कान है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहराज अली डाहरी हैदराबाद में कोठरी बैराज पर मौजूद हैं, उनसे इस सूरत हाल पर बात करेंगे। जी शहराज, क्या सूरत हाल है पानी की दरियाए सिंध में?
जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटड़ी बैराज पे हैदराबाद में, और कोटड़ी बैराज पे आप इस वक्त देख सकते हैं कि पानी की आमद जो है सिर्फ 4000 क्यूसेक है, और डाउन स्ट्रीम पे जो है पानी बिल्कुल नहीं छोड़ा जा रहा। 200 क्यूसेक पानी जो है वो नीचे छोड़ा जा रहा है, जो ना होने के बराबर है। हालिया दिनों में बारिशें बालाई इलाकों में ना होने के बायस जो है दरियाए सिंध में जो है वो पानी की शदीद किल्लत हो गई है। गुड्डू बैराज पे, सखर बैराज पे और कोटड़ी बैराज के मकाम पे और उनसे मुल्हका जितनी भी नहरें हैं उनमें पानी की शदीद किल्लत हो गई है, और नहरों में पानी जो है वो बंद कर दिया गया है। सिंध के काफ़ी अजला जो हैं जो वो सख्त मुतासर हुए हैं पानी की किल्लत की वजह से, और जो अब जो फसलें काश्त होने जा रही हैं खुसूसन चावल की, कपास की, उसका भी अंदेशा किया जा रहा है माहिरीन के मुताबिक के सख्त मुतासर होंगी, क्योंकि पानी की इस वक्त किल्लत है। गुड्डू बैराज पे मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 32,000 क्यूसेक जो है वो पानी की आमद है। सखर बैराज पे भी इंतहाई कम है, और कोटड़ी बैराज पे, टेल पे, क्योंकि इसके बाद जो काफ़ी अजला हैं, बदीन है, टंडो मोहम्मद खान है, कराची, ठट्टा, जितना भी यहाँ से पानी आगे गुजरना जाता है वो तकरीबन अब बंद कर दिया गया है, और सिर्फ कराची व केबी फीडर जो है उसको कराची के लिए वहाँ पानी जा रहा है, जबकि जो फुलेली नहरें हैं और जो दूसरी नहरें हैं यहाँ पे उनको भी बंद कर दिया गया, और वहाँ पे पानी की जो है शदीद किल्लत है, और काश्तकार जो है वो सख्त परेशान है। बहुत शुक्रिया शिराज हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर और मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि मुल्क की मईशत की बर्बादी, करप्शन, लूट मार और मुखालफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाना इमरान खान की 4 साला कारकर्दगी है। अपनी नाकामी से मुंह छुपाने के लिए जाली खत के जरिए साजिश का ढिंढोरा पीट रहे हैं। 11 मई को स्वाबी में जलसे की तैयारियों के हवाले से पेशावर में पार्टी अहदेदारों से खिताब में अमीर मकाम ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 25 रोज में वो काम करके दिखाए हैं जो इमरान खान 50 साल में भी नहीं कर सकते। हुंजा में शश पर ग्लेशियर के सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत की जानिब से खैमा बस्ती का क़याम अमल में लाया गया है। मुख्तलिफ हुकूमती और सियासी रहनुमाओं ने मुतासरीन के कैंप का दौरा किया और फलाही इदारों की जानिब से मुतासरीन के लिए इमदाद भी पहुँचाई जा रही है। मज़ीद तफसील जानते हैं हुंजा से हमारे नुमाइंदे इकराम नजमी से। जी इकराम। जी मैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जो खैमा बस्ती हसनाबाद के मुतासरीन के लिए कायम की गई है वहाँ पे मौजूद हूँ। आज सुबह से खैमा बस्ती का काम जारी है और टेंट्स लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा इनके जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया है, पानी वगैरह, वो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से इनको मतलब फ़राहम किया जा रहा है। हम मेरे साथ यहाँ पे एक खैमा बस्ती में मुकीम मुतासरीन में से एक भाई यहाँ पे मौजूद है, आइए उससे बात करते हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मौजूदा हुकूमत का, मौजूदा इंतज़ामिया का, कि जिन्होंने इस हालात में अभी जो डिज़ास्टर हुआ, पूरा हमारे घर दरियाबुर्द हुए, उन्होंने अपने जो कैपेसिटी में थे उन सबको उन्होंने बुराई लाकर हमें वहाँ से निकाला, और हम उस अपने अब इस वक्त हम यहाँ पे मुकीम हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जनाब खालिद खुर्शीद, अपोजिशन लीडर अमजद एडवोकेट और साबिका वज़ीर आला जनाब हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने मुतासरीन का जो कैंप्स है यहाँ पे इन्होंने विज़िट किया। सही इदारों की तरफ से इनके लिए फूड आइटम्स और दीगर चीज़ें यहाँ पे मुसलसल मतलब आ रहे हैं, और मुतासरीन का जितना भी मुमकिन हो सके इनकी बेहतर मतलब खिदमत के लिए मुख्तलिफ इदारे और NGOs यहाँ पे सरगर्म हैं। बहुत शुक्रिया इकराम हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब खबरनामे में कुछ बात करेंगे भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर की, जहां जिला शुपैया में भारतीय फौजियों की फायरिंग से जख्मी होने वाला एक शहरी जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। KMS के मुताबिक जिला के इलाके पंडुशान में गुज़श्ता रोज भारतीय फौजियों की तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान गोलियां लगने से 2 शहरी शदीद जख्मी हो गए थे। इनमें से एक शहरी श्रीनगर के एक अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया है, जबकि दूसरे शहरी की हालत बेहतर है। भारतीय फौजियों ने जिला के इलाके हैफ शरमाल में भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू कर रखी हैं। उधर जिला कुलगाम के इलाके यारीपुरा में एक नौजवान शाहिद अहमद की लाश एक बाग से मिली है। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से कुछ खबरें शामिल करते हुए यहाँ आपको बताएं कि श्रीलंका में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 8 हो गई है, जबकि जख्मी होने वालों की तादाद 200 से तजावुज़ कर गई है।
معاشی بحران کے خلاف ہونے والے بڑے عوامی مظاہروں کے بعد وزیراعظم مہندا راجاپاکسے نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مہندا راجاپاکسے کا استعفیٰ اس وقت سامنے آیا جب دارالحکومت کولمبو میں حکومتی حامیوں اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ پرتشدد مظاہروں میں سرکاری املاک اور گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ مظاہرین نے سابق وزیراعظم مہندا راجاپاکسے اور متعدد اراکین پارلیمنٹ کے گھروں کو بھی آگ لگا دی۔ حکومت کی جانب سے ملک بھر میں عائد کرفیو میں بدھ تک توسیع کر دی گئی ہے، تاہم حالات ابھی بھی بہت کشیدہ ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ سری لنکا کے صدر اور وزیر اعظم مہندا راجاپاکسے کے بھائی گوتابایا راجاپاکسے کو بھی کہا جائے کہ وہ استعفیٰ دے۔ سری لنکا کو شدید اقتصادی اور مالی بحران کا سامنا ہے۔ 2 کروڑ نفوس کا ملک بیرونی قرضے بھی ادا کرنے کے قابل نہیں رہا۔ ملک میں مہنگائی، ادویات کی کمی اور بجلی کی طویل بندش کے خلاف گزشتہ مہینے سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ سری لنکا میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں مارے جانے کے خوف سے حکمران جماعت کے رکن اسمبلی نے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ سری لنکا میں حکومت کے خلاف مظاہرے کے دوران مشتعل مظاہرین نے حکمران جماعت کے رکن اسمبلی کی کار کو گھیرے میں لے لیا۔ رکن اسمبلی نے مظاہرین پر گولیاں برسا دیں جس سے 2 افراد شدید زخمی ہوئے۔ اس کے بعد رکن اسمبلی نے ایک عمارت میں پناہ لے لی، تاہم وہاں بھی سینکڑوں مشتعل افراد پہنچ گئے اور عمارت کا محاصرہ کر لیا۔ رکن اسمبلی نے خوفزدہ ہو کر خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ تنگ آمد بیجنگ آمد بھارت میں مسلسل مسلم دشمن اقدامات کے بعد بھارتی مسلمان بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بھارت میں نئی دہلی کا محلہ شاہین باغ ایک مرتبہ پھر مزاحمت کی علامت بن چکا ہے۔ مسلم اکثریتی علاقے میں احتجاج کے بعد عمارات منہدم کرنے والی مشینیں کسی کارروائی کے بغیر ہی واپس چلی گئی۔ پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ عمارت منہدم کرنے والی کئی مشینیں اور گاڑیاں شاہین باغ پہنچی۔ اس موقع پر علاقے کے لوگوں نے احتجاج کیا جس میں انہیں اپوزیشن جماعتوں کے کارکنان کی حمایت بھی حاصل رہی۔ شاہین باغ کے رہائشیوں کا موقف ہے کہ اس محلے میں یہ عمارات سالہ سال سے قائم ہیں، تو اب انہیں منہدم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ووٹ بینک کی سیاست ہے جس کا مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں کو تقسیم کرنا ہے۔ بھارت کی کئی ریاستوں میں مسلمانوں کی املاک جلائی اور گرائی جا رہی ہیں۔ گزشتہ ماہ نئی دلی کے شمال مغربی حصے میں مسلمانوں کے ایک محلے میں کئی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ دوسری جانب بھارتی پنجاب کے شہر موہالی میں پنجاب پولیس کے انٹیلیجنس یونٹ کے ہیڈ کوارٹر کی عمارت پر راکٹ حملہ ہوا جس سے ہلچل مچ گئی۔ انٹیلیجنس یونٹ کے ہیڈ کوارٹر کی عمارت پر راکٹ سے چلنے والے دستی بم RPG سے حملہ کیا گیا۔ اس دوران زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی گئی۔ حملے میں عمارت کی دوسری منزل کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ پولیس نے گرد و نواح میں سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ SP ہیڈ کوارٹرز روندر پال سنگھ کا کہنا ہے کہ حملے کی شدت کم تھی، لہٰذا کوئی زخمی نہیں ہوا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان ہوا ہے۔ سکھ علیحدگی پسندوں کی ایک تنظیم سکھ فار جسٹس نے 6 جون کو الگ ریاست خالستان سے متعلق ریفرنڈم کرانے کی کال دی ہے، جس کے بعد ریاست ہماچل پردیش میں پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور ریاستی سرحدوں میں بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ حالیہ واقعے میں ریاست پنجاب سے متصل ریاست ہماچل پردیش کی اسمبلی کی عمارت پر خالستان کے پرچم لہرا دیے گئے، جبکہ دیواروں پر درج نعروں میں 6 جون کو خالستان کے قیام کے لیے کرائے جانے والے ریفرنڈم میں سکھوں سے شرکت کی درخواست کی گئی۔ بھارتی سٹاک مارکیٹ میں بڑی گراوٹ ہوئی ہے، جبکہ بھارتی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ کم ترین سطح پر آ گیا ہے۔ کرنسی مارکیٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈالر 77 روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ اس سال کے آغاز سے ہی بین الاقوامی حالات کے باعث بھارتی روپے کی قدر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ 2022 کے آغاز سے اب تک روپے کی قدر میں تقریباً 4% تک کمی ہو چکی ہے۔ امریکہ اور یورپ روس سے تیل کی درآمد پر مرحلہ وار پابندی عائد کرنے کے حق میں متحد ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے G7 ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ یوکرین کی صورتحال پر ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی اور روسی تیل پر مرحلہ وار پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا۔ اجلاس میں اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ خصوصی جوہری مواد برآمد کرنے کا روسی لائسنس بھی معطل کر دیا جائے گا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے روس پر نئی پابندیوں کو مثالی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ روسی تیل اور گیس پر انحصار ختم کر دیں گے۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے کہا کہ یوکرین کو مزید فوجی ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ دنیا روس کے حملے کے خلاف یوکرین کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین میں روس کے حملے کا دفاع کرتے ہوئے کیف اور مغرب کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ سالانہ فوجی پریڈ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوکرین میں روسی فوجی اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں اور اس تنازع کو دوسری جنگ عظیم کے تسلسل کے طور پر پیش کیا ہے۔
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $8 कमी से $104.07 फी बैरल हो गई है, जबकि WTI की कीमत कम होकर $101 फी बैरल हो गई। इसके अलावा आलमी मंडी में कुदरती गैस की कीमत में 12% की कमी हो गई है, जिसके बाद दौरान ट्रेडिंग गैस की कीमत $60 फी MMBTU की सतह पर मौजूद है। पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में यूक्रेन जंग के मुखालिफ मुजाहिरीन ने रूसी सफीर के मुंह पर सुर्ख रंग फेंक दिया है। पोलैंड में रूसी सफीर एक कब्रिस्तान में दूसरी जंग अजीम में मरने वाले रूसी फौजियों की कब्रों पर फूट चढ़ाने पहुंचे थे। मुजाहिरीन ने रूसी सफीर को देखकर यूक्रेन पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और इस दौरान मुजाहिरीन ने रूसी सफीर के चेहरे पर लाल रंग भी फेंक दिया। इस दौरान रूसी सफीर पुरसकून रहे, अपने चेहरे से रंग साफ करते रहे और किसी किस्म की मुजाहमत या तल्ख कलामी नहीं की। खलीज बंगाल में समुद्री तूफान आसानी 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान आसानी के असरात के बायस 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान आज रात आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साहिलों तक पहुंचने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि तूफान शिमाल मशरिक की जानिब मुड़ सकता है और उसके उड़ीसा के साहिल के करीब खलीज बंगाल के शिमाल मगरिब की जानिब बढ़ने का इम्कान है। उधर अफगानिस्तान के इलाके पंजशीर में एक झड़प में 5 सरकारी फौजी हलाक और 2 जख्मी हो गए। सूबाई गवर्नर के तर्जुमान अबू बकर सिद्दीक ने अफगान जराए इब्लाग को बताया कि झड़प के बाद पंजशीर में 5000 अफगान फौजियों को तैनात कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जबकि जाम बहक अफराद की मैयतों को उनके आबाई इलाकों में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि झड़प में मुजाहमती फ्रंट के 10 जंगजू भी हलाक हुए। उनका कहना था कि सूरत हाल कंट्रोल में है। रुख करेंगे चीन का, जहां कोरोना वायरस के बायस शंघाई समेत कई सनती शहरों के बंद होने और आलमी तलब के कमजोर होने के बायस अप्रैल में चीन की बरामदी पैदावार मुतासिर हुई है। आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क की बरामदात 3.7% के इजाफे के साथ $273 अरब $60 पर पहुंच चुकी हैं। ये मार्च में 15.7% के इजाफे से कहीं कम है। चीन के अंदरूनी मार्केट में भी तलब में कमी देखने में आई है। मुल्क की दरामदात 0.7% के इजाफे से $222 अरब $50 करोड़ पर मौजूद हैं। कुछ दीगर अहम कौमी खबरों में आपको बताएं कि वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने सऊदी हम मनसब डॉक्टर हमद बिन मोहम्मद अल शेख से रियाद में मुलाकात की है। इस मुलाकात में तालीमी शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर वफाकी वजीर ने कहा कि दोनों ममालिक के बाहमी ताउन से कौमी मईशत और माशरती तरक्की मुमकिन होगी। लोधरा और बहावलपुर की आवाम को सस्ती और मयारी सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद हमजा शहबाज ने एक बार फिर स्पीडो बस सर्विस की बहाली का ऐलान किया है। आवाम की जानिब से इस इक़दाम का खैर मकदम किया जा रहा है। तफसील आपको बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा। हाँ जी बिल्कुल, लोधरा और बहावलपुर की आवाम को सफरी सहूलत के मुश्किलात के खात्मे और शहरियों को सस्ती और मयारी सफरी सहूलत देने के लिए खादम आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ ने अपनी वजारत आला के दौर में लोधरा को स्पीडो बस सर्विस दी थी। जनवरी 2018 में 12 बसों से शुरू होने वाली इस बस सर्विस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 माह में ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से रोज़ाना लोधरा से बहावलपुर जाने वाले हज़ारों तालिब इल्मों समेत लोधरा की आवाम मयारी और सस्ती सफरी सहूलत से न सिर्फ महरूम हो गए बल्कि उन्हें आज तक परेशानी का सामना है। शहबाज शरीफ ने हमें लोधरा के लिए 15 स्पीडो बसें दी थी, लेकिन जब भी बुज़दार साहब आए हैं तो उन्होंने यहाँ से समेट कर सारी बसें भी ले गए हैं, अमला भी ले गए हैं। ये जो साहब वज़ीर बुज़दार साहब थे, ये जैसे वसीम अकरम प्लस थे वैसे निकले नहीं, ये तो चोरों के भी सरदार निकले। जो गरीब आवाम लोधरा के हमारे गरीब बहन भाई जो जाते थे 10 रुपये 20 रुपये में यूनिवर्सिटी तक, उनको भी इनका हक स्पीडो बस छीन लिया है। अब वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ ने एक बार फिर लोधरा इस्लामी यूनिवर्सिटी बगदाद कैंपस तक स्पीडो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान किया, जिस पर अवामी समाजी हलकों, वकला, ताजरों और तालिब इल्मों ने खुशी का इज़हार करते हुए खैर मकदम किया। स्टूडेंट हैं, हमसे अफोर्ड नहीं होता इतना किराया आने जाने का, हम रक्शों में जलील होते हैं। पहले जो बस थी वो यूनिवर्सिटी तक हमें उतार के आती थी, लेकिन अब जो है हम 100 रुपया एक साइड का किराया लग जाता है, उसमें हम 20 रुपये भरते थे और यूनिवर्सिटी के गेट पर उतर जाते थे। जो हमें मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हमारे साबिक वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने लोधरा के लिए 15 बसों का ऐलान किया था और जो है 12 बसें जो है लोधरा में उन्होंने भिजवा दी थी।
السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع اقبال اور کھیل میں آپ کو بتائیں کہ ویسٹ انڈیز نے دورہ پاکستان کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئندہ ماہ پاکستان میں 3 ون ڈے میچز کھیلے گی۔ ٹیم کی قیادت نکولس پوران کریں گے، جبکہ جیسن ہولڈر کو آرام دیا گیا ہے۔ ویسٹ انڈین اسکواڈ میں شائے ہوپ، آئن کروماما، شمار بروکس، کیسی کارٹی، عقیل حسین، الزاری جوزف شامل ہیں، جبکہ برینڈن کنگ، شرمن لوئس، کائل میئرز، اینڈرسن فلپ، رامن پاول، جیڈن سیلز، روماریو شیفرڈ اور جو خان صاحب آج کل تقریروں میں جو باتیں کر رہے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی آخرت کو سنوارو، سچ اکبر ایس بابر الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتے چلیں، اکبر ایس بابر اس وقت الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کے دور حکومت میں ساہیوال کے جو بچے تھے ان کے ماں باپ کو بھون دیا گیا، ان کو انصاف نہیں ملا۔ خان صاحب، آپ اپنی آخرت کو کب سنواریں گے؟ آپ کے دور میں ہزارہ ہمارے بھائی بہنوں کو کوئٹہ میں قتل کیا گیا اور ان کی لاشیں سڑک پہ پڑی تھی کئی دن۔ ان کے رشتہ دار رو رہے تھے، نوکنا تھے۔ آپ نے ان پہ الزام لگایا کہ تم ہمیں بلیک میل کر رہے ہو، جب تک ان کی تدفین نہیں ہوگی میں نہیں آؤں گا۔ خان صاحب، آپ اپنی آخرت کب سنواریں گے؟ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے دور میں مہنگائی ہوئی، ماں باپ نے اپنے بچوں کو دریا میں پھینک دیا کیونکہ وہ ان کی مہنگائی کی وجہ سے ان کی کفالت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ ان تک پوچھنے بھی نہیں گئے، آپ نے ان کے لیے کچھ کیا نہیں کہ پاکستانی شہری اپنے بچوں کو زہر دے کے مارا۔ آپ اپنی آخرت کب سنواریں گے خان صاحب؟ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ دوسروں کو تلقین نہ کریں کہ اپنی آخرت سنوارو۔ آپ اپنی آخرت سنوارو۔ ہر کوئی اپنی آخرت سنوارتا ہے، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا جواب دیتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو کہتے ہیں کہ اپنی آخرت سنوارو؟ آپ پہلے خود اپنی آخرت سنوارو۔ دوسری آپ بات کرتے ہیں، آج کل یہ بہت چلا ہوا ہے میر جعفر اور میر صادق کا حوالہ، جو کہ بڑا افسوسناک ہے۔ خان صاحب، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو ماڈرن ڈے میر جعفر اور میر صادق ہیں، وہ لوگ ہیں جو آئین کو توڑتے ہیں۔ یہ ہیں میر جعفر میر صادق جو اداروں پہ الزامات لگاتے ہیں کیونکہ ان سے اقتدار لے لیا گیا۔ یہ ہیں میر جعفر میر صادق جو کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو منصف ہے، جس کے سامنے عمران خان جواب دہ ہے اور ملزم کے طور پہ پیش ہو رہا ہے، کہتا ہے آپ استعفیٰ دو۔ یہ ہیں جو کام جو میر جعفر میر صادق کرتے ہیں کہ اداروں کو بدنام کرتے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آئین کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ میر جعفر میر صادق۔ آپ کن میر جعفر میر صادق کی بات اٹھاتے ہیں؟ اور آپ کب سے سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان بننے لگ گئے؟ مجھے یہ بتائیے کہ کون ٹیپو سلطان امریکہ کے صدر کی الیکشن جیتنے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھتا تھا؟ ٹیپو سلطان کیا امریکی صدر سے ملاقات کے بعد اتنا آپے سے باہر ہو گیا، اتنا خوش ہوا کہ کہتے ہیں میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں؟ کون سا ٹیپو سلطان ہے جو کشمیری مسلمانوں کے مودی کے ظلم کے حوالے کرتا ہے؟ یہ کون سا ٹیپو سلطان ہے؟ یہ کون سا سراج الدولہ ہے؟ آپ کس کی مثالیں دے رہے ہیں خان صاحب؟ آپ تو ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتے۔ آپ کو صرف اور صرف اقتدار چاہیے، اور آپ کو جو آپ مطالبہ کرتے ہیں نا، جس طرح الیکشن کمیشن کے سامنے آپ مظاہرہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرا منصف جو ہے جس کو آپ نے خود لگایا کہ اس کو ہٹاؤ کیونکہ آپ کو خطرہ ہے کہ شاید وہ انصاف کی بنیاد پہ فیصلہ دے گا، یہ فیشزم ہے، اسے فیشزم کہتے ہیں۔ ہمارا اس وقت قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ عمران خان جو ہے، اب یہ جو کہتا ہے میں آزادی مارچ کرنے جا رہا ہوں، یہ آزادی مارچ نہیں ہے، یہ غلامی مارچ ہے۔
یہ پاکستان کی قوم کو غلام بنانے جا رہا ہے. یہ چاہتا ہے کہ میں قانون ہوں, میں آئین ہوں, میں منصف لگاتا ہوں, میں اپنی مرضی سے منصف کو ہٹاؤں گا, میں اپنی مرضی سے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑاؤں گا, میں بالائے طاق ہوں ہر قانون اور آئین سے. یہ غلامی مارچ ہے. اگر آپ آزادی کے اتنے ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو اپنی بادشاہت سے آزاد کریں. آپ کی پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت بھی جو سینئر قیادت ہے وہ آپ کی اس پالیسی کے مارو یا مر جاؤ. یہ جو ڈو اور ڈائی آپ نے اپنائی ہے, مجھے معلوم ہے کہ آپ ڈی چوک پہ کیوں آنا چاہتے ہیں, کہ ڈی چوک پہ آ کے آپ اپنی منشا کریں, اپنی مرضی کریں سپریم کورٹ کے ساتھ, الیکشن کمیشن کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, آپ ان کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. یہ آپ کا مقصد. اور جو تحریک انصاف کی قیادت ہے اس میں اکثریت آج بھی مخالفت کر رہی ہے. میں ان کو داد دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ وقت ہے کھڑے ہونے کا, کیونکہ پاکستان کی جو بقا ہے, پاکستان کی جو سلامتی ہے, پاکستان کی جو معاشی خود مختاری ہے وہ داؤ پہ ہے. ہم مزید انتشار برداشت نہیں کر سکتے. سری لنکا کا حال ہمارے سامنے ہے. سری لنکا کس طرح ڈوبا, آج وہاں پہ ہنگامے ہو رہے ہیں. پاکستان کی معیشت بھی ڈوب رہی ہے. آپ الیکشن کی تیاری کریں, آپ اپنی پارٹی کو سنواریں اور پرامن طریقے سے سیاسی عمل کو چلنے دیں. اور اگر جو بھی انتشار, یہ انتشار آج نہیں شروع ہوا, یہ انتشار 2014 سے شروع ہے. پہلے آپ نے کہا کہ 4 حلقے کھولو, پھر اس کے بعد آپ نے کہا 35 پنکچر, پھر اس کے بعد جب آپ اقتدار میں آئے آپ نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا. آج تک آپ نے کسی کو نہیں پکڑا. آج میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو فیشزم ہے, اگر اس کو جڑ سے نہ اکھاڑا گیا, اگر اس کا مقابلہ نہیں کیا گیا, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے سوشل میڈیا پہ مقابلہ کرنا ہے, آپ نے پرنٹ میڈیا پہ مقابلہ کرنا ہے, آپ نے الیکٹرانک میڈیا پہ مقابلہ کرنا ہے, آپ نے قانونی طریقے سے مقابلہ کرنا ہے. یہ پاکستان کی جنگ ہے. یہ جنگ پی ڈی ایم, پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کی نہیں ہے. یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے جو ہم نے فیشزم کے خلاف لڑنی ہے. عمران خان کا بھی مطالبہ ہے کہ فوراً الیکشن کا اعلان کرو. بفرض مال میں کہتا ہوں کہ آج اس کا مطالبہ منظور کر لے, آپ الیکشن کا اعلان کر دے. کل یہ کہے گا کہ مجھے اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن چاہیے, آپ الیکشن کمیشن اس کی مرضی کا دے دے. پھر یہ کہے گا کہ مجھے الیکشن میں اپنی مرضی کے نتائج چاہیے. پھر اگر الیکشن نتائج آپ کے 10 سیٹیں کم آئیں تو پھر آپ کہیں گے کہ مجھے یہ الیکشن نہیں منظور. یہ اس انتشار کو ابھی ہمیں ختم کرنا ہے, سب نے مل کے ختم کرنا ہے. یہ ایک سیاسی انتشار ہے جو پاکستان کو لے ڈوبے گا. ہم سب نے مقابلہ کرنا ہے. اگر ہم نے مقابلہ نہیں کیا, یہ عدالتوں کو چیلنج کرتا ہے, یہ عدالتوں کو ملائن کرتا ہے. سب سے بڑا جو خوفناک شر کا پہلو ہے, یاد رکھیے, جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان دانستہ طور پہ کر رہا ہے, وہ عوام کو اداروں کے سامنے لا رہا ہے. وہ پاکستانی فوج اور اس کو عوام کو لڑانا چاہتا ہے. اس سے بڑی سازش کوئی نہیں ہو سکتی. جو عمران خان سازش کا ذکر کرتا ہے, سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت غیر قانونی فنڈنگ سے, بھارتیوں کی فنڈنگ سے, غیر ملکی کمپنیوں کی فنڈنگ سے, غیر ملکیوں کی فنڈنگ سے یہ اقتدار میں آئی. یہ تھا اس کا ایجنڈا کہ انتشار پھیلائیں. ہم سب نے مل کے اس انتشار کا مقابلہ کرنا ہے. یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, میں آپ سب گواہ ہیں, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ فورن فنڈنگ کیس یہ قومی سلامتی کا کیس ہے, اس پہ توجہ نہیں دی گئی. یہ اداروں کی ذمہ داری تھی کہ غیر قانونی فنڈنگ والی جماعت پہ قانونی طور پہ اقدامات لیتے. ناظرین، اکبر ایس بابر الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ خان صاحب اپنی آخرت سنواری, سانحہ ساحل والوں کو آج تک انصاف نہیں ملا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.